हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यूपी पीईटी एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट अभी तक कर लिए हैं। इसके साथ साथ 2021 का जो पुराना पेपर है, प्रीवियस पेपर जो हुआ था, उसको भी किया था। ये सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, अगर आप लोगों को ज़रूरत लगे तो देख लेना। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 483 में फर्स्ट बौद्ध काउंसिल राजगृह में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, चेयरमैनशिप किसने की थी। देखिए यहाँ पे बौद्ध काउंसिल 4 हम लोग पढ़ते रहते हैं। इन 4 से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता रहता है, या तो चेयरमैन पूछ लेता है, या फिर जगह का नाम पूछ लेता है, या फिर उस समय शासक कौन था ये भी पूछ लेता है। तो उनको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। पहली बौद्ध काउंसिल 483 BC में हुई और इसी वर्ष महात्मा बुद्ध साहब की मृत्यु भी हुई थी। वैसे इनकी मृत्यु पर भी बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, मतभेद हैं। कहीं 483 BC मिलेगा, कहीं आपको 400 BC भी दिख जाएगा, पर जो ज़्यादा ऑथेंटिक है वो 483 BC आप मान के चलिए। दूसरी बौद्ध काउंसिल हुई थी 100 साल बाद, यानी 383 BC में। तीसरी काउंसिल 250 BC, यानी यहाँ पे 100 साल से भी ज़्यादा समय लग गया। और चौथी बौद्ध काउंसिल हुई 98 AD। शुरुआत की 3 जो काउंसिल थी वो BC में हुई, और लास्ट वाली जो चौथी है वो AD में हुई। पहली वाली बौद्ध काउंसिल राजगृह में हुई थी, इसको राजगीर भी पढ़ते हैं। दूसरी बौद्ध काउंसिल, जल्दी से बताइए कहाँ पे, ये वैशाली में हुई थी। ये क्वेश्चन यहाँ से एक ना एक पूछ ही लेता है, तो थोड़ा सा पढ़ ही लीजिए पूरा। तीसरी बौद्ध काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई, और चौथी ये कश्मीर में हुई। इसके बारे में तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कुंडलवन पढ़ते हो ना, कुंडलवन कश्मीर में है, और यहाँ पे शासक भी पूछे जाते हैं, पैट्रॉन भी पूछे जाते हैं। पहली जो बौद्ध काउंसिल हुई उस समय राजा कौन था, अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध काउंसिल के समय पे काल अशोक थे, तीसरे के समय अशोक थे, और चौथी के समय कनिष्क थे। और जो ये क्वेश्चन पूछा गया है वो अध्यक्षता को लेकर पूछा गया है, चेयरमैनशिप को लेकर पूछा गया है। पहली बौद्ध काउंसिल की चेयरमैनशिप की थी महाकश्यप ने, दूसरे में थे सब्बाकामी, तीसरी काउंसिल को चेयर किया था मोगलीपुत्र तिस ने, और चौथी को वसुमित्र ने। ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पे पहली बौद्ध काउंसिल के बारे में पूछा जा रहा और अध्यक्षता पूछा जा रहा, तो महाकश्यप हो जाएगा। चलिए दूसरा कीजिए। लेखकों की सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुनें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। पहला पढ़िए, गार्डन चाइल्ड। सिंधु घाटी के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे। ये जो हैं ये लेखक हैं, इन्होंने बताया है सभ्यता के बारे में। यहाँ पे जो लोग थे वो किस प्रजाति से बिलोंग करते थे। गार्डन चाइल्ड बोलते हैं कि सिंधु घाटी के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे। RD बनर्जी साहब बोलते हैं सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे। डॉक्टर गुहा साहब बोलते हैं सिंधु लोग मिश्रित प्रजाति के थे। और जॉन मार्शल कहते हैं, इनका नाम हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जब भी हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक को। इनके अनुसार सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे। ये चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो जॉन मार्शल साहब ने सिर्फ मंगोलियन प्रजाति के बारे में नहीं बताया था, इसके साथ साथ बहुत सारी प्रजातियां बताई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। तीसरा देखिए, किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1793। ये अक्सर पूछा जाता है, ईयर पूछा जाता है। इस समय पर गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्हीं ने इस सिस्टम को लॉन्च किया था। स्थायी बंदोबस्त का मतलब ये था कि यहाँ पे कर की दरें फिक्स कर दी गई थी, जिनको वसूलने का काम जमींदार करते थे, और जो किसान खेत में काम करते थे उनको मालिकाना हक भी नहीं था ज़मीन का। जब तक किसान कर देते रहते थे तब तक वो खेत में काम कर सकते थे। अगर कर नहीं चुका पाते थे तो उनको बाहर निकाल दिया जाता था। ये सिस्टम लॉन्च किया था कॉर्नवालिस ने। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा है, आगरा किसने स्थापित किया था। आसान सा क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी, 1504 में। पांचवा क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था 1761। इसी युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, इनकी मृत्यु हो गई थी। ये ऑप्शन सही है। चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया है, मोहम्मद इकबाल। ये पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे, बाद में मुस्लिम लीग के समर्थक हो गए थे, और देश के बंटवारे में भी इनका अच्छा खासा हाथ रहा था। आइए सातवां क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कोल्ड वॉर के बारे में पूछ रहे हैं। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद गोला बारूद बंदूक वाला युद्ध तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपसी मतभेद और आपसी नफरत का युद्ध शुरू हो जाता है। ये आपसी नफरत, आपसी तनाव किस किस के बीच में था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में। मित्र राष्ट्र के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसे USA लीड करता था, और धुरी राष्ट्र को
रसिया लीड करता था। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के जस्ट बाद से शीत युद्ध शुरू हो जाता है, कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है और ये 1991 तक चलता है। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, कई देशों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब कर लीजिए। पहला है एक आदर्शवादी युद्ध था। इसको आदर्शवादी बोला जा सकता है क्योंकि इसमें कोई गोला बारूद बंदूक ये सब तो यूज हुआ नहीं है। दूसरा है यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे, सीधे शामिल नहीं थे, तो ये पॉइंट गलत है। तीसरा है सोवियत यूनियन और यूएसए के गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, ये ठीक है। डी पॉइंट है विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ थी, ये भी ठीक है। यहाँ पे जो सीधे शामिल लिखा हुआ है ये गलत है, गलती बताना था ना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा है 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, यानी पहला सेशन 1885 में हो गया था, दूसरा सेशन 86 में हुआ, तीसरा 87 में, चौथा 88 में। इसी के बारे में ये पूछ रहा है, यानी इलाहाबाद में ये चौथा सेशन हुआ था और इस सेशन की अध्यक्षता जॉर्ज ह्यूले ने की थी, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे प्रतिनिधि के बारे में पूछा था। फोर्थ सेशन में लाला लाजपत राय साहब प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आज जो आप पीएनबी देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, ये इन्हीं की देन है। स्थापना लाला लाजपत राय साहब ने की थी। इन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे हैं, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जिसमें यंग इंडिया के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा वंदे मातरम भी याद रखें, वंदे मातरम पत्र था जो ये लिखते थे। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई थी? 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो का नारा, ये किसने दिया था? महात्मा गांधी साहब ने दिया था। और वो डेट नहीं भूलना है, 8 अगस्त 1942। एक तरफ महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन जीरो भी चलाया। ऑपरेशन जीरो में क्या हुआ था? सारे जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे इसी दिन पकड़ लिए गए थे, 8 अगस्त को रात में ही। 9 अगस्त की सुबह देखा तो सारे जेल में थे, लेकिन ये बच गई, अरुणा आसफ अली। इन्होंने जो सेशन था वो कंटिन्यू रखा और इनको राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भी जाना जाता है। और भूमिगत रहकर जो इन्होंने काम किया, नेतृत्व किया, वो बहुत यहाँ पे काबिल तारीफ था। अरुणा आसफ अली के अलावा बहुत सारे लोग थे जो भूमिगत रहकर आंदोलन को जारी किए हुए थे, नहीं तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट मर जाता। इसी बहादुरी की वजह से इनको हीरोइन ऑफ 1942 बोला जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी हम लोग इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए 10वां क्या है? 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्ण स्वराज याद आ रहा है? पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ पे हुई थी? इसी सेशन में हुई थी, 1929 के सेशन में, लाहौर में। और ये बात यहाँ पे स्टेटमेंट में भी दिख रही है। 1929 का जो लाहौर सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, चेयरमैनशिप किसने की थी? ये भी कई बार पूछा जाता है, JL नेहरू द्वारा। पहला स्टेटमेंट है, इसकी अध्यक्षता JL नेहरू द्वारा की गई थी, सही है। दूसरा पॉइंट है, पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई, ये भी करेक्ट है। तीसरा है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ये भी सही है। लेकिन आज हम लोग 26 जनवरी किसके रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये 26 जनवरी को ही क्यों चुना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए? यही कारण है जो तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है। चौथा पॉइंट है, गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया, तो ये तो 1942 में हुआ था ना, 1930 में, 1929 के समय तो नहीं हुआ था, तो चौथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है। एटमॉस्फेयर की परतें कितनी हैं? हम लोग IMST पढ़ते हैं। सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आइनोस्फेयर। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको एक्सोस्फेयर मिल जाएगा। ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मेजोस्फेयर मध्यमंडल, और ये आयन मंडल, और ये बहिर्मंडल। आयन मंडल के बारे में आप लोग क्या पढ़े? यहाँ पे जो एटम रहते हैं वो चार्ज फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? चार्ज्ड फॉर्म में रहते हैं, आयन के फॉर्म में रहते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं विद्युत आवेशित कण के रूप में रहते हैं। और जहाँ पे एटम चार्ज फॉर्म में आ जाएंगे, आवेशित रूप में आ जाएंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? आसान सा क्वेश्चन है।
मन्नार की खाड़ी से भी अलग होता है और पाक स्टेट से भी होता है। स्टेट यानी जलडमरू, सी करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? ये यहाँ पे अपवाह क्षेत्र के बारे में पूछना चाह रहा है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी हो जाएगी। अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम जो आप लोग पढ़ते हैं। इस नदी का सोर्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बेनगंगा हुई, पेनगंगा हुई, माजरा हुई। ठीक है। 14 है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पे है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ये तो नेपाल में है, तो ये तो होगा नहीं। नंगा पर्वत, ये जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है। कंचनजंगा, ये सिक्किम में है, सिक्किम और नेपाल की लगभग बॉर्डर पे आता है। और कंचनजंगा पूरी दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे ऊंचा शिखर है और यही भारत का भी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16वां है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लागत है? किसी वस्तु के उत्पादन में जो लागत आ रही है वो उत्पाद लागत होती है। इसमें कच्चे माल की भी लागत शामिल होती है। इसके साथ साथ उत्पादन में अगर कोई और खर्चा हो रहा है, अन्य खर्चे हो रहे हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाता है। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, ये परोक्ष सामग्री हो जाएगा। बाकी सब तो गलत ही लिखा हुआ है। चलिए 17वां क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये NFSA के बारे में पूछ रहे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसको हम लोग पिछले टेस्ट में कर चुके हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके हम लोगों ने डायमेंशंस भी पढ़े थे। 75% डिस्ट्रीब्यूशन रूरल एरिया में है और शहरों में भी 50% पॉपुलेशन का कवरेज है, तो ये अर्बन एरिया में हो जाएगा। 50% अर्बन एरिया में है और 75% कवरेज इस स्कीम का रूरल एरिया में है, ग्रामीण क्षेत्रों में है। चलिए 18वां क्वेश्चन कीजिए, मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? मुद्रास्फीति समझ रहे हैं, वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी मुद्रास्फीति है। कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा की वैल्यू डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 19वां देखिए, जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया था? ये क्वेश्चन बहुत पैट है यूपी PCS का, तो यूपी ट्रिपल से भी पूछ सकता है। रॉबर्ट माल्थस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 20 क्वेश्चन देखिए, NLRMP का क्या तात्पर्य है? आसान सा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछा है सिंपली, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 21 देखिए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले टेस्ट में भी, फजल अली आयोग। ये 3 मेंबर कमीशन था, ठीक है। 1953 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, गठन किया गया था। 3 मेंबर में और 2 लोग कौन थे, इनका नाम बहुत ज़रूरी है जानना, KM पनिक्कर साहब और कुंजरू साहब। पनिक्कर और कुंजरू के नाम से आप लोग याद रखा करें। फजल अली कमीशन के बारे में पूछा जाता है कि इसने रिपोर्ट कब पेश की थी, तो रिपोर्ट 1956 में पेश की गई थी और इसको कॉन्स्टिट्यूट या गठन 1953 में किया गया था। गठन भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। चलिए 22 कीजिए, सिटीजन चार्टर के बारे में पूछा है, नागरिक चार्टर में क्या शामिल होता है? भारत के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी विभाग हैं, सबका एक अलग अलग नागरिक चार्टर होता है। नागरिक चार्टर का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट किस तरीके से पब्लिक की प्रॉब्लम्स को रिड्रेस कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति को समस्या है तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आपने क्या क्या स्टेप बताए हुए हैं, आपके यहाँ का ग्रीवांस रेड्रेसल सिस्टम कैसा है, शिकायत निवारण सिस्टम कैसा है, पब्लिक को दी जाने वाली हर एक जानकारी सिटीजन चार्टर में आ जाती है। इसी चीज़ से पब्लिक में और डिपार्टमेंट में एक बिलीफ सिस्टम बनता है, विश्वास बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन लिखा है, प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 23 देखिए, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इस तरह का क्वेश्चन तो आप कभी पढ़े नहीं होंगे, है ना। लोकसभा के स्पीकर की चुनाव की तिथि थोड़ी ना कोई फिक्स होती है। लोकसभा के चुनाव होने के बाद मेंबर्स लोकसभा में आते हैं, राज्यसभा में आते हैं। लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको ज़रूरत होती है ओथ की, शपथ की, और शपथ दिलाने का काम कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब जब प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, इसके बाद ये सभी मेंबर लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं और जिस दिन चुन लिए जाते हैं उस दिन प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
24 है राज्यसभा के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं। हमारी संसद के मेन ऑर्गन्स क्या हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इन तीनों अंगों से मिलकर संसद बनती है, जिसमें से लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट चुनाव होते हैं, हम लोग वोट देते हैं सांसद को। लेकिन राज्यसभा के जो वोट होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। क्लियर है। प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं वो भी इनडायरेक्ट होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। हम लोग सीधे रूप से वोट में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे ही राज्यसभा में भी सीधे रूप से भाग नहीं लेते हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में हम सभी सीधे रूप से भाग लेते हैं। फिर यहाँ पर राज्यसभा और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन भाग लेता है, वहाँ पर वो लोग भाग लेते हैं जिनको हम लोग पहले वोट दे चुके हैं, यानी हमारे प्रतिनिधि लोग। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा का जो एमपी है उसको चुनने के लिए जो वोटर्स हैं वो वोटर्स हैं विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर। ध्यान रहेगा, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य। विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन में लेजिस्लेटिव काउंसिल लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है भारत के लोगों द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन होता नहीं है। तीसरा भी गलत है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। चौथा ऑप्शन सही है, यहाँ पे राज्य विधायिका लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 है किस राज्य और संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है, कॉमन हाई कोर्ट है। कॉमन हाई कोर्ट पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 है बारिश की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं, आसान आसान से क्वेश्चन है, ये सरफेस टेंशन के कारण होती हैं, पृष्ठ तनाव, डी ऑप्शन। 27 है लेटेंट हीट को मापा जाता है, किस में मेजर करते हैं, गुप्त ऊष्मा को जूल पर केजी में मेजर करते हैं। लेटेंट हीट समझते हैं ना, जब भी फेस चेंज होता है, फेस चेंज में गुप्त ऊष्मा का रोल होता है। फेस चेंज का मतलब है सॉलिड से अगर लिक्विड बन रहा हो, लिक्विड से अगर गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा हो, तो यहाँ पर लेटेंट हीट का रोल होता है। और जब भी फेस चेंज होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये ध्यान रखा करो आप लोग। अभी बहुत समय नहीं है, नहीं तो इसको अच्छे से समझाते। जैसे मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। लिक्विड को ले लीजिए, पानी को ले लीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है, ठीक है। इसके बाद क्या बनता है, वेपर बनने लगता है। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड है, पानी भरा हुआ है और साथ में वेपर भी बन रही है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंट रहता है। 100 डिग्री का वेपर रहेगा और 100 डिग्री पर वो पानी है ही। टेम्परेचर चेंज कब होगा, जब पूरा पानी वेपर में बदल जाएगा, उसके बाद फिर वेपर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा या फिर घटना शुरू होगा। क्लियर है। लेकिन इन बिटवीन प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, समझ आया। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 है जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो क्या बनता है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। और धावन सोडा क्या होता है, Na2CO3। और इसको गर्म किया जाएगा तो क्या निकलेगा, इसमें क्या दिख रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा दीजिए। 29 है हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या कितनी होती है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत कठिन है, रट लीजिए बस। 27 PM। 30 है मानव हृदय के दाएं हिस्से में क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने मानव हृदय के बारे में पढ़ा होगा, हार्ट के बारे में पढ़ा होगा। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, जिसमें से ये वाला हिस्सा बताइए कौन सा है, ये राइट हिस्सा है हार्ट का, और ये लेफ्ट वाला हिस्सा होता है। 4 चैम्बर कौन कौन से दिख रहा है, 1 2 3 और ये 4। ये जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं ऑरिकल, और ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं वेंट्रिकल। आप लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, यानी ये वाला जो हिस्सा है, इसकी जो दीवार होती है, बॉल होती है, वो बहुत मोटी होती है। क्लियर है। बॉल मोटी होने के कारण यहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई प्रेशर से फ्लो करता है, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड जाता है वो पूरी बॉडी में जाता है। लेफ्ट चैम्बर का जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, और पूरी बॉडी में तभी सप्लाई हो पाएगा जब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा। और प्रेशर ज़्यादा किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ की दीवारें, यहाँ की बॉल, इस चैम्बर की बॉल बहुत मोटी होती हैं, जो हाई प्रेशर को जनरेट करती हैं। और इस लेफ्ट चैम्बर से पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा, इसका मतलब है कि जो हार्ट में ब्लड आ रहा होगा वो कहाँ से आ रहा होगा, ये ब्लड आ रहा होगा लंग्स से, ठीक है, फेफड़ों से, क्योंकि फेफड़ों से जो ब्लड आता है वो शुद्ध ब्लड आता है, ऑक्सीजन सहित होता है, रहित नहीं होता है। भाई सांस ले रहा हो ना, सांस कहाँ जा रही है, पहले लंग्स में, फेफड़े में जा रही है ना, तो वहाँ पर ब्लड प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। पूरी बॉडी जब यूज कर लेती है ऑक्सीजन को ब्लड में से, तो वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर इस राइट चैम्बर में आता है, ठीक है। ये जो राइट वाला हिस्सा दिख रहा, ये राइट चैम्बर में आता है। और इस चैम्बर में ब्लड का प्रेशर बहुत कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस चैम्बर की जो दीवारें हैं वो बहुत पतली होती हैं, ठीक है।
और इस चैम्बर में आके ब्लड कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा, ठीक है, शुद्ध होने जाएगा, ऑक्सीजन लेने जाएगा। इतना क्लियर है? 120 mmHg वाला यूनिट होती है ब्लड प्रेशर की, ठीक है। 120 mmHg ये ब्लड प्रेशर लेफ्ट चैम्बर का रहता है, क्योंकि यहाँ पे बीपी ज़्यादा रहता है। और जो 80 रहता है वो किस तरफ का रहेगा? राइट चैम्बर का रहेगा। क्लियर है? 120 वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक और 80 वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, चलिए अभी इतना ही रहने देते हैं, बाद में पढ़ाएंगे कभी। तो यहाँ पे दाएं हिस्से के बारे में पूछ रहा है, दायां यानी राइट, और राइट के बारे में आप पूरा समझ चुके हैं। यहाँ पे ब्लड कैसा आता है? डीऑक्सीजनेटेड रुधिर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि नहीं? डीऑक्सीजनेटेड रुधिर। चलिए 31 देखिए, निम्न संख्याओं में से कौन सी 99 से पूरी तरह विभाज्य है? तो डिविजिबिलिटी रूल से कर लीजिए। 99 को चेक कैसे करेंगे? 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए और 11 से। जो संख्याएं 9 से कट जाती हैं और 11 से कट जाती हैं वो 99 से भी कट जाती हैं। और 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? सभी अंकों को जोड़ दीजिए, उसका जो योग आएगा अगर 9 से कट जाता है तो वो 9 से कटेगी। जैसे आप यहाँ पे पहले ऑप्शन को लीजिए, 5 + 1 + 5 + 7 + 9, ये हुआ ना? तो ये कितना हुआ? 5 और 1 6, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 डिविजिबल है 9 से? बिल्कुल है, यानी पहली संख्या 9 से कट रही है। 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? 11 की डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं? जो संख्याएं विषम स्थान पे हैं जोड़ दीजिए, और जो संख्याएं सम स्थान पे हैं जोड़ दीजिए, और दोनों को घटा दीजिए। अब इसी संख्या को चेक कर लीजिए। सम स्थान पे नहीं, पहले विषम स्थान पे कौन कौन सी हैं? एक तो पहली संख्या है 5, फिर विषम स्थान पे तीसरी संख्या 5 है, फिर 9 है। तो 5 + 5 + 9 ये कितना हो गया? ये 19 हो गया। और सम स्थान पे कौन है? 1 है और 7 है, तो ये 1 और 7 8 हो गया। अब इस 19 से 8 घटा दीजिए, कितना बचा? 11 बचा। 11 से डिविजिबल है, यानी पहली संख्या जो है वो 99 से डिविजिबल हो जाएगी। ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए 32 में क्या है? यहाँ पे एक संख्या दी है 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है? एक संख्या 5 है, एक संख्या 2 है। 5 2 से कितनी बड़ी है? तो क्या करते हो? घटाते हो ना, 3 आ जाता है, तो बोल देते हैं कि 5 2 से 3 बड़ी है, यानी आपने घटाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी घटा दीजिए। यहाँ पे हमने घटा दिया और इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/500 आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना आप लोग, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 देखिए, ये भी आसान से ही होता है, अंदर से सॉल्व करते जाइए। इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं, ये 12 का अंडर रूट लिखा हुआ है, ठीक है। और 52 में जोड़ दीजिए, फिर 52 में 12 जोड़ेंगे तो ये 64 आ जाएगा, यानी ये अंडर रूट 64 बन गया, अंदर की वैल्यू इतना हिस्सा, तो 64 फिर बाहर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 248 में जोड़ दीजिए, 248 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 256, और 256 किसका होता है? ये 14 का होता है, या फिर 16 का होता है? 16 का होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है, तो प्रथम संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताइए। एक संख्या x मान ली, ये बोल रहे हैं इसका 40%, ठीक है 40% कर लिया। दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो दूसरी संख्या y मान ली और इसके 2/3 के बराबर कर दिया, बराबर कर दिया ना। अब यहाँ पे x/y निकाल लीजिए, तो 0 से 0 कटा, तो x/y बराबर 2/3 उस तरफ लिखा है, और ये 4/10 को उस तरफ ले जाएंगे तो 10/4 हो जाएगा। 2 से 2 काट दिया तो ये 10/6 आ गया, फिर से 2 बार काट दिया तो ये 5/3 आ गया। x/y भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए 35 देखिए, यहाँ पे 1 और 20 के मध्य अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर बताना है, और सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है? 1 नहीं होती है, ठीक है, 2 से शुरू होता है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 9 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 9 अभाज्य नहीं है, ठीक है। 11 लिखोगे, फिर 13 लिखोगे, फिर 17 लिखोगे, फिर 19 लिखोगे। तो यहाँ पे संख्याएं कितनी निकल के आई हैं? टोटल 8। इन सभी को जोड़ देना, औसत निकालना है ना, सबको जोड़ना है और भाग करना है 8 से, औसत निकल आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, बी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए 36 है, मैं आगरा ट्रेन से जाऊँगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जब भी किसी वाक्य में के द्वारा, के कारण, के साथ, के बना यानी किसी साधन का बोध होता है, साधन यानी कन्वीनियंस, साधन का बोध होता है, तो वहाँ पे करण कारक होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे साधन क्या है? ट्रेन है साधन। चलिए 37, आह्वान का विलोम शब्द बताइए। आह्वान यानी पुकारना, बुलाना, तो इसका विलोम विसर्जन हो जाएगा।
ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भूतकाल है? भूतकाल यानी पास्ट। पहला वाक्य है मैं कल घर जाऊंगा, तो ये तो फ्यूचर की बात हो रही है। मैं यहाँ रोज आता हूँ, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। वह राजकोट से आ चुका है, ये घटना घट चुकी है। ठीक है, तो ये पास्ट वाली बात हो गई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 देखिए। 39 में यहाँ पे लोकोक्ति मुहावरे का है, ऊँट की चोरी निहोरे निहोरे। आसान सा है, बड़े काम छुप कर नहीं किया जा सकते। बी ऑप्शन। काठ मार जाना, इसका हो जाएगा हतप्रभ हो जाना, अचानक से शॉक हो जाना, दंग रह जाना। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। जैसे अचानक से भूकंप आ गया, आप काठ मार गए, हतप्रभ हो गए। सामने से शेर आ गया, अचानक शेर देख लिए, हतप्रभ हो गए। चलिए यहाँ पे 41 42 ये इंग्लिश पैरा के हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से। सम मैन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन्स, वो माउंटेन क्लाइंब करना क्यों चाहते हैं? इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पहला पूछा है। दूसरा क्वेश्चन 42 है, टू क्लाइंब माउंटेन्स इज़ ऑफन डिफिकल्ट बिकॉज। यहाँ पे पूछा गया है कि माउंटेन्स पे चढ़ना बहुत कठिन है, किस लिए? यहाँ पे आपको पैरा की भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी कर लेंगे। जैसे पहले में लिखा है माउंटेन्स आर बिग हिल्स, तो ये तो नहीं होगा। इट कंज्यूम्स मोर टाइम, ये भी नहीं होगा। प्रिजनर्स ऑफन एस्केप फ्रॉम कैंप्स एंड सेटल देयर, ये क्या मतलब हुआ? डी ऑप्शन देखिए, पाथ आर स्टीप और अनइवन, पहाड़ का जो रास्ता है वो बहुत स्टीप है और अनइवन है, तो ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है और यही आंसर होगा। तो यहाँ पे पैरा में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आ जाते हैं जिनको एक सामान्य समझ से भी किया जा सकता है। अब पढ़ लीजिए जल्दी से पैरा, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। जस्ट एज सम मैन लाइक टू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट, सिमिलरली सम मैन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन्स, दिस इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट टू डू। देखो यहाँ पे लिखा है वो क्वेश्चन का आंसर, फॉर माउंटेन्स आर नॉट जस्ट बिग हिल्स, माउंटेन सिर्फ बड़े पहाड़ की तरह नहीं है। पाथ आर यूजली वेरी स्टीप, पहाड़ों में खड़े ढाल होते हैं। रास्ता जो है वो अनइवन होता है, इसलिए कठिन है, डिफिकल्ट है। फिर पढ़िए, सम माउंटेन साइड्स आर स्ट्रेट अप एंड डाउन, सो इट मे टेक मैनी आवर्स टू क्लाइंब एज लिटिल एज 100 फीट, देयर इज ऑलवेज द डेंजर दैट यू मे फॉल ऑफ एंड बी किल्ड और इंजर्ड। ये सब ठीक है, नॉर्मल सी बात है। मैन टॉक अबाउट कॉन्करिंग अ माउंटेन, इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग टू रीच द टॉप ऑफ अ माउंटेन। देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ से आंसर निकल रहा। आफ्टर क्लाइंबिंग फॉर आवर्स एंड मे बाय इवन डेज, यू लुक डाउन एंड सी द होल कंट्री बिलो यू, यू फील गॉड लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे वंडरफुल फीलिंग की बात की गई है। और यहाँ पे जो माउंटेन पे चढ़ना कठिन है उसका कारण क्या है? स्लोप बहुत स्टीप रहती हैं और रास्ता बहुत अनइवन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे डी हो गया। 43, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। भर दीजिए क्या है यहाँ पे। देखिए सेंटेंस में नेगेटिव पहले से ही है, तो यहाँ पे जो भरोगे आप वो नेगेटिव मत भरिए। जैसे नन नेगेटिव शब्द है, नो बडी नेगेटिव शब्द है, तो यहाँ पे एनीबडी सही होगा। आई डिड नॉट इन्फॉर्म एनीबडी एट ऑल। अब चूंकि किसी व्यक्ति की बात हो रही है तो बॉडी साथ में जोड़ना पड़ेगा। 44 है, द एंटोनिम ऑफ जस्टिस, न्याय का पर्यायवाची बता दीजिए। नहीं, पर्यायवाची नहीं, यहाँ पे विलोम शब्द बताना है, तो इनजस्टिस हो जाएगा, सी ऑप्शन। 45 है, द सिनोनिम ऑफ एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब होता है स्किलफुल। ठीक है, स्किलफुल, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, स्किल्ड। चलिए 46 में क्या है? 46 में यहाँ पे कथन दिया हुआ है और क्या लॉजिक निकल सकता है ये पूछा है। कथन में लिखा है, क्या विजयंत को प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में ABC लिमिटेड में सम्मिलित होना चाहिए। कथन में बस इतना लिखा था कि विजयंत को क्या मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में ज्वाइन करना चाहिए किसी कंपनी को। यहाँ पे तर्क लिखा हुआ है, हाँ विजयंत को तुरंत नौकरी की ज़रूरत है और यह उसकी योग्यता और अनुभव के अनुसार सबसे अच्छा काम है। दूसरा तर्क है, नहीं इस काम में अधिक यात्रा करनी होती है, तो ये तो बिल्कुल महागलत है। पहला तर्क जो है वो बेस्ट है, ये सही है। अगर विजयंत को नौकरी की ज़रूरत है तो उसे ट्रेनिंग लेना ही चाहिए एक मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में, है ना, तो ये अपने आप में बेस्ट है। चलिए 47 देखिए, जो लोग गंजे होते हैं वे सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं। अनिल गंजा है अतः अनिल बुद्धिमान है। यहाँ पे सामान्यतः बताया गया है, कोई एब्सोल्यूट वाली बात तो की नहीं है ना, कि अगर गंजे होंगे तो बुद्धिमान ही होंगे। तो यहाँ पे इन जनरल की बात हुई है, तो आंसर भी इन जनरल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 46 में यहाँ पे भी कथन और धारणाएं बतानी है। यहाँ पे कथन पढ़िए, PhD गणित की लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों के लिए पत्र में एक भाग आपको अपनी यात्रा का व्यय स्वयं वहन करना होगा। ठीक है, चलिए धारणाएं पढ़िए। यदि स्पष्ट न हो तो सभी अभ्यर्थी व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए दावा कर सकते हैं। दूसरी धारणा है, अनेक संगठन लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को
यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर धारणा 1 भी सेटिस्फाई हो रही है और 2 भी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि कथन में क्या लिखा है, कथन में बस इतना ही लिखा है कि आपको अपनी यात्रा का व्यय स्वयं वहन करना होगा, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं लिखा है। जैसे कंपनियां लिखती हैं कि कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एक्सपेंडिचर को लेकर, तो इसी के बिहाफ पे ये पहली धारणा लिखी है। अगर स्पष्ट ना हो, कंपनी की बात अगर स्पष्ट ना हो तो आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और ये बात सेकंड जो धारणा लिखी ये तो इन जनरल सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 49 देखिए, यदि बीते कल के पहले शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा। वर्तमान ले लीजिए, ये पिछला कल हो गया। अब यहाँ पे कल से पहले भी देखना है तो एक लाइन और खींच दीजिए। और यहाँ पे है क्या, यहाँ पे फ्राइडे है, क्वेश्चन बता रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सैटरडे हो गया, ये संडे हो गया, आगे वाला दिन है ये मंडे है। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आने वाला कल सोमवार हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए 50 देखिए, 50 में है 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है, उसके नीचे की स्थिति क्या होगी। एक कक्षा में 73 बच्चे हैं, ऐसे 73 हैं और इसका स्थान 23वां है, ठीक है, ऊपर से 23वां है। तो ये पूछ रहे हैं नीचे से कितना होगा, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 73 हैं। या तो यहाँ से 22 घटा लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, 73 से 23 घटा दीजिए और जो कॉमन पोजीशन है उसको जोड़ दीजिए, बात तो वही है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 बना जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है सब लोग, तो यहाँ 50 तक प्रैक्टिस कीजिए, बाकी दूसरा पार्ट 51 से 100 आपको लेट नाइट मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।